अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि व्हाई रियल गैसेस डेविएट। इस सारे टॉपिक के अंदर हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उसका सबसे पहले मैं आपको आउटकम बता देता हूं और साथ में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे, जिसके मुताबिक आप किसी भी टॉपिक को देखना चाहे तो आप इस वीडियो के अंदर से उस टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली जाकर उसको देख सकते हैं उन टाइम कोड्स को देखते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस को। उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ एक्सप्लेनेशन के व्हाई रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास किस तरह से ये डेविएट करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। देन फिर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को देखेंगे और फिर इन दो ग्राफ्स को देखेंगे और साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके जो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले क्वेश्चन है वो भी साथ साथ क्लियर होते जाएं। आपने वीडियो को देखना है आखिर तक और आपने फोकस करना है इसी टॉपिक के ऊपर। और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक को आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस से, कि इन दोनों को हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आइडियल गैसेस की बात करता हूं। तो आइडियल गैसेस के बारे में आपने ये ध्यान में रखना है। तो आइडियल गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो कि जनरल गैस इक्वेशन को जो हमारे पास होती है PV इज इक्वल टू nRT, इसको फॉलो करती हैं। ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है जो कि आप जानते हैं बॉयल्स लॉ से, चार्ल्स लॉ से और एवोगाड्रोस लॉ को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन मिलती है जिसको हम जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। तमाम ऐसी गैसेस जो कि इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं उन गैसेस को हम आइडियल गैसेस कहते हैं। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान के अंदर रखना है। दूसरी बात करें हमारे पास, और ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यहां पर आपने कंडीशंस याद रखनी है कि ये गैस जो है, आइडियल गैसेस जो है वो इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं एट ऑल टेम्परेचर्स एंड एट ऑल प्रेशर्स। यानी आप टेम्परेचर को कुछ भी रख लें, प्रेशर को भी कोई ना कोई वैल्यू दे दें, तो फिर भी हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो आइडियल गैसेस उसको फॉलो करेंगी। दूसरे नंबर पर हमारे पास बात आती है कि हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ जो गैसेस है। आप जानते हैं कि मैटर को डिफरेंशिएट करने के लिए, मैटर की भी चार किस्में आती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं जिनको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं। क्योंकि हम गैसेस की यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं तो लिहाजा हम कहते हैं उसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि स्टेट ऑफ मैटर गैसेस को जो है वो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्राइब करती हैं। उसकी हमारे पास आइडियल गैसेस के लिए वो ये कहती है, हमारे पास KMT यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास आइडियल गैसेस के अंदर जो वॉल्यूम है उन मॉलिक्यूल्स का गैसेस की, वो क्या होता है, वो निग्लिजिबल होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आइडियल गैसेस के केस के अंदर जो इंडिविजुअल वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल्स का, या हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस होता है किसी भी एक कंटेनर के अंदर, एक ऑक्युपाइड वॉल्यूम के अंदर, तो वो हमारे पास नेग्लिजिबल होता है, यानी ना होने के बराबर होता है। मिसाल भी पर मैं आपको दूंगा और उससे एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ पोस्टुलेट्स की तरफ जाते हैं और फिर हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी हमारे पास आइडियल गैसेस के बारे में बात आपने ये ध्यान में रखनी है जो कि KMT के अंदर शामिल है कि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होती है वो नहीं होती। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि इनके अंदर ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। ये दो ऐसे पोस्टुलेट हैं KMT के, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, जिसकी वजह से हमारे पास जो है रियल गैसेस जो है वो डेविएट करती हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर भी हम इसको डिटेल के अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास KMT ऐसा क्यों कहती है कि हमारे पास जो आइडियल गैसेस का जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल होता है। यहाँ पर जिस वक्त हम रियल गैसेस की अब बात करेंगे तो इसके साथ हम कंपेयर करके देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं, इसका मतलब यह है, इस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का कम होने का मतलब यह है कि अगर आप एक कंटेनर लें यहां पर ऐसे, और इस कंटेनर के अंदर कोई भी आप आइडियल गैस जो है उसको यहां पर फिल कर दें,
सो आइडियल गैस KMT के मुताबिक बहुत ज्यादा फासले के ऊपर होती है, यानी उनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, और इन स्पेसेस के ज्यादा होने की वजह से ना ही उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और ना ही उनके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली जो है वो यहां पर इस कंटेनर के अंदर मूव करते रहते हैं। अब एक बात यहां पर आपको ये समझ आ गई कि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर जो स्पेसेस है वो बहुत ज्यादा होती हैं। दूसरी बात यहां पर आपने समझनी है वॉल्यूम के हवाले से, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये इस पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसके अंदर ये गैस जो है डिस्पर्स हो जाती है, वो हमारे पास यानी फैल जाती है। सो इस पूरे वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, इस वॉल्यूम को हम कहते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड, यानी जो गैस वॉल्यूम ऑक्युपाइड करती है पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के, यानी जितना वॉल्यूम कंटेनर का होता है उतना ही वो वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर लेती है, वो फिल गैस जो होती है यहां पर हम छोड़ते हैं। सो ये बात तो आपको यहां पर समझ आती है। दूसरी बात अगर हम करें तो जब हम इस कंटेनर के अंदर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको कंप्रेस करके इस कॉर्नर के ऊपर ले आए तो आप देखेंगे इस होल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम उसने पहले ऑक्युपाइड किया हुआ था गैस ने, या वॉल्यूम ऑफ जो कंटेनर था उसके कंपैरिजन के अंदर हम देखें तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स का रियल वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है। लिहाजा हम ये कहते हैं, या KMT के अंदर ये कहा गया है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है या वॉल्यूम ऑफ जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है वो हमारे पास निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सो ये बात यहां पर आपने इस तरीके से समझ लेनी है। अब हम आगे बात थोड़ी सी करें तो हमारे पास आइडियल गैसेस की हवाले से आपको ये पता होना चाहिए कि ये आइडियल गैसेस जो होते हैं वो हमारे पास लिक्विफाई नहीं हो सकती। अब लिक्विफिकेशन का प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है कि कोई भी गैस जो होती है जब हम उसको यानी कंप्रेस करते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो वो अपनी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर देती हैं, यानी वो गैसेस कहां पर कन्वर्ट हो जाती हैं, वो हमारे पास लिक्विड स्टेट के अंदर चली जाती हैं। सो यहां पर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आइडियल गैसेस जो होती हैं वो लिक्विफाई नहीं हो सकती। लिक्विफिकेशन का मतलब क्यों नहीं हो सकता, यानी वो अपनी स्टेट ऑफ मैटर को क्यों नहीं चेंज करती, वो इस वजह से नहीं करती क्योंकि हमने ये कंडीशन रख दी है आइडियल गैसेस के हवाले से कि इनके दरमियान ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। जबकि आप जानते हैं कि लिक्विफिकेशन के प्रोसेस होने के लिए गैसेस के दरमियान जो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होना जरूरी है। अब यहां पर हम अगर बात करें तो हमारे पास आप जानते हैं अट्रैक्शन के हवाले से हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आती हैं, एक सॉलिड्स आते हैं, इसी तरह से हमारे पास लिक्विड्स आते हैं और इसी तरह से हमारे पास फिर गैसेस आती हैं। अगर हम तीनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से बात देखें तो हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं इनके दरमियान इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपको पता है कि यहां पर इनके पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है या हम कहते हैं स्ट्रांग होती है। लेकिन जब हम लिक्विड्स की बात करें तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हमारे पास इंटरमीडिएट होती है या जिसको हम कहते हैं मॉडरेट होती है, यानी ना इतनी स्ट्रांग होती है ना ही इतनी वीक होती है। जबकि गैसेस की हम जब बात करते हैं तो गैसेस के अंदर आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू KMT हमारे पास निग्लिजिबल होती है या बहुत ही ज्यादा वीक होती है। सो निग्लिजिबल हम इसको कंसीडर करते हैं। सो आइडियल गैसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो आइडियल गैसेस के अंदर क्योंकि हम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको निग्लिजिबल कंसीडर करते हैं तो लिहाजा इस वजह से ये आइडियल गैसेस लिक्विफाई नहीं हो सकती, क्योंकि हम कहते हैं कि उनके दरमियान जो फोर्सेज है वो है ही नहीं। जब फोर्सेज नहीं होंगे तो लिहाजा वो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस जो हैं वो फिर अपनी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज नहीं करते, वो लिक्विड के अंदर चेंज नहीं होते। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि आइडियल गैसेस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद थोड़ी सी बात करें तो हमारे पास जब हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को भी पढ़ेंगे उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम Z से डिनोट करते हैं। सो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है आइडियल गैसेस के लिए। सो ये आगे चलकर हम इसको डिटेल के अंदर स्टडी भी करेंगे कि जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास जो आइडियल जो गैस होती है वो आइडियल गैस होती है, यानी वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। सो ये बातें यहां पर आपने आइडियल गैस के हवाले से ध्यान में रखनी है। अब इसके मुकाबले के अंदर यानी कंपैरिजन के अंदर अगर हम नॉन आइडियल गैसेस को देखें तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो नॉन आइडियल गैसेस हैं उनको हम रियल गैसेस कहते हैं या इम्परफेक्ट गैसेस कहते हैं। सो रियल गैसेस या इम्परफेक्ट गैसेस क्यों कहते हैं उस यहां पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। और एक बात आपने और भी ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास
इस यूनिवर्स के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी गैसेज हैं वो सारी की सारी रियल गैसेज होती हैं। कोई भी गैस हमारे पास आइडियली बिहेव नहीं कर, यानी आइडियल गैस नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके ऊपर रियल गैसेस भी आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करने लगती हैं। उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। सो ये बात तो आपने ध्यान में रखनी है। सो यहां पर अगर हम बात करें नॉन आइडियल गैसेस की, तो नॉन आइडियल गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो कि जनरल गैस इक्वेशन जो है PV=nRT उसको फॉलो नहीं करती। सो ये सबसे पहला पॉइंट आ गया। अगर हम स्ट्रिक्ट यानी सेंस के अंदर कहें तो ये गैसेस भी इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। सो इस इक्वेशन को कब फॉलो करती हैं उसकी कंडीशन यहां पर मैं लिख देता हूं कि PV=nRT को ये उस वक्त फॉलो करेंगी जब हमारे पास क्या होगा, यानी ये आइडियली बिहेव करेंगी जब हमारे पास टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर जो हो वो लो हो। यानी जब अगर किसी गैस, किसी रियल गैस का अगर आप टेम्परेचर हाई कर देते हैं और प्रेशर लो कर देते हैं, सो वो जो गैस होगी वो हमारे पास आइडियली बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, यानी वो आइडियल गैस की तरह बन जाएगी और इस इक्वेशन को फॉलो करने लग जाएगी। सो ये कंडीशन आ जाती है हमारे पास रियल गैसेस के अंदर कि अगर टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा, तो फिर वो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, वरना इसके अलावा कोई भी आप कंडीशन रखते हैं तो वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। सो ये बात यहां पर आपने कंपैरिजन के अंदर याद रखनी है। उसके बाद बात करें तो आइडियल गैसेस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होती है, यानी वो निग्लिजिबल या बिल्कुल नहीं होने के बराबर नहीं होती, बल्कि वो वाज़ेह तौर पर पाई जाती हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम बात करें इनके वॉल्यूम के हवाले से, तो ये जो रियल गैसेस होती हैं या इम्परफेक्ट गैसेस होती हैं, इनके जो वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो होता है रियल गैसेस के केस के अंदर, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है, वो निग्लिजिबल नहीं होता। सो ये दो चीजें आपने यहां पर रियल गैसेस की याद रखनी है एज कंपेयर टू आइडियल गैसेस। यानी इन दोनों की डिफरेंशिएशन ही हम इस तरह से करते हैं कि रियल गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, यानी उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्पेसिस पर तो होते हैं लेकिन उनके दरमियान फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जाती हैं। वो इस वजह से पाई जाती हैं क्योंकि हम अगर रियल आइडियल गैसेस की बात करें तो आइडियल गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स को हम लेते हैं, पार्टिकल्स को लेते हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं पॉइंट मासेस के तौर पर, यानी उनको पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, वो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स हम उनको कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं पाई जाती। जबकि हम जब नॉन आइडियल गैसेस की बात करते हैं तो उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम रिजिड मासेस कंसीडर करते हैं, उनका हम कंसीडर करते हैं कि उनका ऐसा कंसीडरेबल हमारे पास मास होता है जो कि एक दूसरे को जब कोलाइड करते हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन देखने को मिलती है। सो ये बातें भी आपने ध्यान में रखनी है इस कंपैरिजन के तौर के ऊपर। सो अब हम चलते हैं इस ग्राफ के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चीजें यहाँ पर प्रेशर के और वॉल्यूम का रिलेशन यहाँ पर क्या बनता है। सो यहाँ पर हमने ग्राफ को प्लॉट किया है प्रेशर और वॉल्यूम के सेंस के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास, आप यहाँ पर इक्वेशन आप जानते हैं कि वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है प्रेशर के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा, यानी ऐसे वाइस वर्सा आप इस रिलेशन को देख सकते हैं। और ये प्रेशर, ये रिलेशन उस वक्त हमारे पास बनता है जब हम टेम्परेचर को जो है वो कांस्टेंट लेते हैं, और जब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास PV कांस्टेंट आ जाता है। और ये इक्वेशन आपको पता है कि बॉयल्स लॉ की हमारे पास होती है। सो यहाँ पर हम बॉयल्स लॉ का जो यानी वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर यूज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है इसका जो कर्व है हमारे पास वो कैसा होता है, उसको हम कहते हैं आइसोथर्म कर्व। आइसोथर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि आइसो मीन सेम और थर्म मीन टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर की वैल्यू है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते, इसलिए हम इस कर्व को आइसोथर्म कहते हैं। और साथ में इस ग्राफ को हम हाइपरबोला भी कहते हैं। सो ये दो चीजें जो है आपने ध्यान में रखनी है। सो इस चीजों को ध्यान में आपने रखने हैं। अब हम जाते हैं इस ग्राफ की तरफ, यानी हम टेम्परेचर को यानी प्रेशर को हम क्या करें, सो हमारे पास उसकी यानी कंपैरिजन के अंदर वॉल्यूम के अंदर जो चेंज है वो कैसी आएगी। सो इस चेंज को हम यहाँ पर देखने लगे हैं, स्टडी करने लगे हैं। आपने सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास ये जो सबसे पहली मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, ग्राफ प्लॉट किया है, ये हमारे पास आइडियल गैसेस के लिए है, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास रियल गैसेस को शो कर रहा है। सो ये बात आपको समझ आ गई। यहां पर अगर हम यहां पर
यहाँ पर मैं इस चीज को रेज कर देता हूं, यहाँ पर हम और इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, और कुछ आपको कंसेप्ट यहाँ पर आपके जहन के अंदर आएगा कि किस तरह से गैसेस जो है वो डेविएट करती हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें, जब हम प्रेशर को हाई करते हैं, सो इस हाई प्रेशर के ऊपर हमारे पास जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है वो ये आता है, जबकि इसी हाई प्रेशर के ऊपर हम रियल गैसेस है उनका वॉल्यूम देखें तो वो ये आता है। सो यहां से आप एक रिलेशन कर सकते हैं, फाइंड आउट, यहां से आप इस चीज को यानी आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि हमारे पास जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है यहां पर वो क्या आया है, वो लेस आया है एज कंपेयर टू वॉल्यूम रियल गैस के वॉल्यूम से। यहां पर आप दोबारा से देख सकते हैं कि जब हमने प्रेशर को हाई किया है, सो यहां पर प्रेशर को हाई करने से क्या हुआ है हमारे पास कि जो वॉल्यूम है गैस का, आइडियल गैस का, वो हमारे पास कम आया है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। सो रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास हाई आ गया है। इसी तरह से हम नीचे जाएं, जब हम प्रेशर को जो है वो लो कर देंगे, जब प्रेशर को लो करेंगे तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी रियल गैस के लिए, और ये वैल्यू जो होगी हमारे पास वो आइडियल गैस के लिए होगी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है वो ग्रेटर आ जाता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब हमने प्रेशर को कम किया है तो हमारे पास जो आइडियल वॉल्यूम की वैल्यू है वो यहां पर हमारे पास ज्यादा आई है। तो इस तरह से आप इन ग्राफ को प्लॉट करके जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है उसको यहां पर आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब यहां पर कुछ और चीजें यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जब हम यहां पर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, कि मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि जो आज आप घर में जाएं और जाकर 4 घंटे जो है वो स्टडी करें, यानी मैंने आपको एक आइडियल पाथ बता दिया है, एक सक्सेस की आइडियल रूटीन बता दिया है कि आपने 4 घंटे रोजाना पढ़ाई करनी है। अब इसमें आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि ये करेंगे कि वो 4 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, यानी वो ज्यादा मेहनत करेंगे। सो ऐसे बच्चों को हम क्या कह रहे हैं, वो यहां पर आ गए हैं, वो डेविएट कर दिए हैं, वो भी आइडियल पाथ पर नहीं है, वो भी उससे डेविएट कर गए हैं। सो इनका वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, इनका वॉल्यूम हाई हो जाएगा, यानी उनकी जो सक्सेस रेशो है वो भी बढ़ जाएगी क्योंकि वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसी की बनिस्बत हम कुछ ऐसे बच्चों की बात करें जो कि बोलेंगे नहीं हम 4 घंटे नहीं पढ़ते, वो 2 घंटे पढ़ेंगे, उससे भी कम पढ़ेंगे। सो ऐसे बच्चों का जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। यहां पर आप इस एग्जांपल से यहां पर आप चीजों को समझ सकते हैं। अब जिन बच्चों ने आइडियल पाथ से उस तरफ गए हैं यानी ज्यादा पढ़ा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव डेविएशन कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, यानी उन्हें अच्छा काम किया है कि अगर ज्यादा पढ़ा है, तो इस वजह से इसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। और वो बच्चे जिन्होंने कम पढ़ा है, जिनका वॉल्यूम कम है, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से कम है, सो उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। सो ये दो चीजें जो है आपने एग्जाम्पल से समझ लेनी है कि हमारे पास जब हम प्रेशर को कम करते हैं सो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम होता है वो रियल यानी वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू रियल वॉल्यूम, और यहां पर जब हम प्रेशर को हाई करते हैं तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम होता है वो कम आता है रियल वॉल्यूम से। सो इस तरह से आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं इस ग्राफ को प्लॉट करके, इस ग्राफ को समझ के। अब यहां पर जो क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है वो भी आपने ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन कब होती है और नेगेटिव डेविएशन कब होती है। सो इस ग्राफ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम प्रेशर को हाई करते हैं, जब हम प्रेशर को हाई करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलती है। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जबकि हम प्रेशर को जब लो करते हैं सो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलती है। सो ये दो क्वेश्चंस जो कि जी मेंस के अंदर या एमडी कैट के अंदर डिफरेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, ये आपने ध्यान में रखना है कि जब प्रेशर को हाई करेंगे तो गैस डेविएट करेगी, किस सेंस के अंदर डेविएट करेगी, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। दोनों केसेस के अंदर जब हम प्रेशर को हाई करें या लो करें हमारे पास आइडियल जो बिहेवियर है, जो आइडियल गैस का बिहेवियर है उससे रियल गैसेस डेविएट करती हैं। सो ये यहां पर आपने चीजों को समझना है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं जो कि काफी दफा क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपने बताना है इन 4 गैसेस के अंदर, मैं नीचे ऑप्शंस लिखूंगा, इनके अंदर में से हमारे पास जो गैस एक ऐसी गैस कौन सी है जो कि मैक्सिमम आइडियल बिहेवियर को शो करती है। यहां पर मैं 4 ऑप्शंस भी आपको दे देता हूं। एक ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोजन गैस, इस तरह से बी ऑप्शन है हमारे पास मीथेन, इस तरह से सी ऑप्शन है हमारे पास नाइट्रोजन गैस, और डी ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड।
अब यहाँ पर आपने बताना क्या है, हमें बताना है मैक्सिमम आइडियल बिहेवियर कौन शो करेगा। अब आइडियल बिहेवियर को मैंने आपको बताया कि आइडियल बिहेवियर के लिए हमारे पास टेम्परेचर का ज्यादा होना और प्रेशर का कम होना जरूरी है, तभी वो रियल गैसेस जो है वो आइडियली बिहेव करेंगे। अब आपने तीन चीजों को यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर समझना है, तीन चीजों को, उन तीन पैरामीटर्स को यहाँ पर चेक करना है। सो एक पैरामीटर हमारे पास ये है कि टेम्परेचर जो है हमारे पास वो ज्यादा होना चाहिए, प्रेशर हमारे पास कम होना चाहिए, और जो साइज है उस गैस के मॉलिक्यूल्स का वो भी कम होना चाहिए। अगर किसी गैस के अंदर ये तीन पैरामीटर्स जो है वो सेटिस्फाई होते हैं, सो वो गैस हमारे पास मैक्सिमम आइडियल बिहेवियर को शो करेगी। अब क्योंकि ये जो दो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में यहां पर जिक्र नहीं किया गया, उनके बारे में हमें पता नहीं है, सो लिहाजा हम इस पैरामीटर को देखेंगे, यानी उस गैस के साइज को देखेंगे, उस गैस के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स के साइज को देखेंगे। सो यहां पर अगर आप गैस को देखें, जिस गैस का साइज कम होगा उस गैस का जो बिहेवियर होगा वो मैक्सिमम आइडियल बिहेवियर होगा। सो यहां पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये जो गैस है हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि इसका साइज सबसे कम है, सो लिहाजा ये मैक्सिमम आइडियल बिहेवियर शो करेगी एट अ गिवन वैल्यूज और कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने इन तीन पैरामीटर्स को यहां पर देखना है। सो ये बात भी आपको यहां पर समझ आ गई। अब हम जाते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की तरफ, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से फिर आगे चीजों को समझते हैं और साथ में इस ग्राफ को भी देखने की कोशिश करते हैं कि आइडियल बिहेवियर से गैसेस डेविएट करती हैं तो किन वजहों से करती हैं। सो मैंने सबसे पहले आपको बताया, यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं चीजों को, तो मैंने आपको बताया कि केएमटी के अंदर दो ऐसे फॉल्टी ऑपरेशन, दो ऐसी फॉल्टी असम्पशंस हैं, दो ऐसे फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो रियल गैसेस हैं वो डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से। अब यहां पर हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, आपने भी साथ साथ नोट करना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो इसको यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को आपने सबसे पहले समझना है कि इसको हम डिनोट करते हैं Z से। ये वैल्यू, ये इसकी जो हम जब भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करेंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे Z के साथ। ये बात आपने समझ लेनी है। अगर हम मिसाल के तौर पर आइडियल गैस इक्वेशन को यहां पर लिखें, वो हमारे पास होती है PV = nRT। सो अगर हम ये RT जो यहां पर मल्टीप्लायर है यहां पर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं PV डिवाइडेड बाय RT = N। अब N की वैल्यू हमारे पास अगर हम 1 मोल ऑफ गैसेस के लिए लें, अगर 1 मोल गैसेस के लिए लें, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है PV डिवाइडेड बाय RT, ये हमारे पास यहां पर किसके इक्वल आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 1 के इक्वल। और ये जो हमारे पास रेशियो होती है प्रेशर, वॉल्यूम और हमारे पास गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर की, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, यानी इसको हम Z से डिनोट करते हैं। सो आपने ध्यान में रखना है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, जब हम किसी भी मोल के, यानी किसी भी गैस का हम 1 मोल लें और उसके जो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम की जो वैल्यू है उसको हम इन दो वैल्यूज के ऊपर रेशियो ले लें, तो हमारे पास जो रेशियो आएगी, जो रेशियो की वैल्यू आएगी, उसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो इन चार चीजों का जो है वो रेशियो है। आप यहां से देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये जनरल गैस कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है। सो ये अगर चार चीजें आपको किसी भी गैस की पता है तो आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यहां पर ये चीज तो आपको समझ आ गई। अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं और इसको हम आगे और चीजों को यहां पर लेकर चलते हैं। सो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की 3 तरह की वैल्यूज हो सकती हैं। आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या तो 1 के इक्वल होगा, या तो हमारे पास ये कंप्रेसिबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। सो जब भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 की इक्वल आएगी किसी भी गैस के लिए, तो ऐसी गैस को हम क्या कहेंगे, ऐसी गैस को हम आइडियल गैस कहेंगे। यानी ऐसी तमाम गैसेस जिनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 की इक्वल आती है, सो ऐसी गैसेस को हम आइडियल गैसेस कहते हैं। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। सो आइडियल गैसेस के हवाले से आगे भी आप इनको पॉइंट्स को एलेबोरेट कर सकते हैं कि आइडियल गैस होगी तो वो लिक्विफाई नहीं हो सकेगी। यहां आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ये लिक्विफाई नहीं हो सकेगी,
इसी तरह से हमारे पास इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो निग्लिजिबल होगी या ना होने के बराबर होगी। इस तरह से इनके जो वॉल्यूम होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का वो निग्लिजिबल होगा। सो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। सो असल में यहां पर मैं आपको बताऊं तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का काम क्या होता है कि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें तीन चीजों के बारे में बताता है। ये हमें आइडिया देता है अबाउट पॉजिटिव डेविएशन, इस तरह से ये हमें आइडिया देता है नेगेटिव डेविएशन, यानी अगर गैस डेविएट कर रही है आइडियल बिहेवियर से तो वो किस तरह की डेविएशन शो कर रही है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है या नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। इस तरह से ये हमारे पास बताता है जीरो डेविएशन के बारे में। सो अगर हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 हो तो वो आइडियल गैस होगी। अब यहां पर हमने ये बात नहीं की कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी या नेगेटिव डेविएशन शो करेगी, वो हम आगे चलकर बात करेंगे। सो यहां पर अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू 1 आए, यानी हमारे पास ये 1 के इक्वल ना आए, तो हमारे पास गैसेस कैसी होंगी, ये हमारे पास गैसेस होंगी रियल गैसेस। कौन सी गैसेस होंगी, रियल गैसेस होंगी। और रियल गैसेस के अंदर आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है और उनका जो वॉल्यूम भी होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, यानी नेग्लिजिबल नहीं होता। सो इन दो चीजों को भी आपने ध्यान में रखना है कि अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से यानी अगर 1 के इक्वल ना हो तो वो रियल गैसेस यहां पर कहलाएंगी। अब यहां पर थोड़ा सा आगे और चलते हैं और हम चेक करते हैं यहां पर कि हमारे पास अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की 1 के इक्वल नहीं है तो क्या वैल्यूज हो सकती हैं। सो अगर हमारे पास यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह से दो वैल्यूज बन सकती हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की। एक हमारे पास इस तरह से बन सकती है कि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर हो और एक इस तरह से बन सकती है कि एक 1 की वैल्यू से 1 से कम हो। सो उससे पहले यहां पर मैं इस फार्मूला को जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के उसको यहां पर साइड पर लिख देता हूं और उससे हम चीजों को रिलेट करते जाएंगे। हमारे पास एक फार्मूला आपको पता चला, यहां पर मैंने आपको बताया कि हमारे पास वो होता है पीवी डिवाइडेड बाय आरटी। इस तरह से हमारे पास एक और फार्मूला होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, वो होता है वी रियल यानी वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आइडियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस के। सो इन दो आपने चीजों को समझना है, इन दो फार्मूलाज को ध्यान में रखना है। असल में ये जो दूसरा फार्मूला है ये बाज बुक्स के अंदर भी आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे आप वॉल्यूम यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को देखते हुए आप रियल और आइडियल गैस के वॉल्यूम को यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहां पर हम बात करें कि जब हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो इससे क्या मुराद होगी। सो अगर जब हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो आप फार्मूले के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हमारे पास अगर इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो पीवी जो है वो आरटीसी ग्रेटर होगा। सो एक हमारे पास यहां पर हमें ये चीज मिल गई कि पीवी जो है वो आरटीसी ग्रेटर होगा। एक बात हमें ये मिल गई। दूसरी बात आप यहां से देख सकते हैं इस फार्मूले में से कि हमारे पास अगर Z की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी सो जो रियल वॉल्यूम होगा गैस का वो ग्रेटर होगा आइडियल वॉल्यूम से। सो दूसरी बात यहां पर हमें मिल गई कि जो रियल वॉल्यूम है वो ग्रेटर होगा आइडियल वॉल्यूम से। ये दो चीजें आपको मिल गई। यानी यहां कहने का मतलब यह है कि जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम था उससे आपको रियल वॉल्यूम ज्यादा मिल गया है, यानी आपने एक्सपेक्ट किया था कुछ वॉल्यूम, उससे हमें वैल्यूज ज्यादा मिल गई हैं। और ये वॉल्यूम हमें उस वक्त ही ज्यादा मिलता है कि हम कहते हैं कि अब गैस की एक्सपेंशन होती है, यानी जब गैस एक्सपैंड करेगी तो हमारे पास आइडियल वॉल्यूम जो हमें मिलना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम था, उससे भी हमारे पास ज्यादा वैल्यू है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो गैस है वो एक्सपैंड की है। और गैस उस वक्त एक्सपैंड करती है जब उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या हो, रिपल्शन हो। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि अगर हमारे पास Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो कौन सी टाइप ऑफ जो अट्रैक्शंस हैं वो या हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा डोमिनेंट होगी। सो आपने ध्यान में रखना है कि जब हमारे पास Z की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो वो गैस एक्सपैंड करेगी और उस गैस के दरमियान क्या होंगे, यानी उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमारे पास कौन सी फोर्स डोमिनेंट होगी, वो हमारे पास रिपल्शन की फोर्स डोमिनेंट होगी। सो अब हम जाएं अगले पॉइंट के ऊपर, जब हमारे पास Z की वैल्यू लेस देन 1 हो। सो जब हमारे पास Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो RT की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है PV से, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि PV की जो वैल्यू है वो RT से कम है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास Z की वैल्यू 1 से कम होगी तो V आइडियल जो है, यानी जो आइडियल वॉल्यूम है गैस का, वो ग्रेटर होगा रियल वॉल्यूम ऑफ द गैस से।
سو یہ دو چیزیں بھی آپ کو سمجھ آ گئی، یعنی آپ نے جو ایکسپیکٹ کیا تھا والیوم، آپ کو اتنا ہی والیوم ملا ہے ریئل والیوم کی کمپیریزن کے اندر۔ سو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو گیسز ہوئی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، وہ کمپریس ہوئی ہیں، اور گیسز تب کمپریس ہوتی ہیں جب ان کے مالیکیولز کے درمیان جو سپیسز ہیں، جو ڈسٹنس ہے وہ قریب ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، شارٹر ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان ڈسٹنس کم ہونے کی وجہ سے جو فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ سو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو فورس یہاں پر ڈومیننٹ ہوگی وہ اٹریکشن کی فورس جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوگی۔ سو یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہمارے پاس Z کی ویلیو گریٹر دین 1 ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہوگا، گیسز کے اندر کون سی فورسز ڈومیننٹ ہوں گی، کون سی فورسز ہمارے پاس ریسیسو ہوں گی، اور اس طرح سے جب ویلیو کم ہوگی تو پھر ہمارے پاس کیا چیزیں ہوں گی۔ سو یہ جو 4 پوائنٹس یہاں پر میں نے لکھے ہیں دونوں پوائنٹس کے حوالے سے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے یہاں پر سمجھنے ہیں۔ یہ چیزیں تو آپ نے سمجھ لی، اب ہم جاتے ہیں اس گراف کے اوپر اور چیزوں کو یہاں پر تھوڑا سا لے کر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پر میں آپ کو ایک کوشچن بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ تھیوریٹیکل ہے، یعنی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ یاد کرنے کی رٹے کی ہیں، کیونکہ اس کے اندر کچھ لاجک اتنا زیادہ نہیں ہے، سو لہٰذا اس کے اندر سے جو کوشچن آتے ہیں وہ میکسیمم آتے ہیں، اور میکسیمم کوشچن میں نے آپ کو بتائی بھی ہیں۔ ایک پہلے آئیڈیل بیہیویئر والا کوشچن بتایا ہے، اس طرح سے اس میں سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں، اور کچھ گراف میں سے بھی کوشچن پوچھے جاتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ ہم لے کے چلتے ہیں، وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ سو اگر ہم گراف کو دیکھیں یہاں پر، یہ ہمارے پاس گراف ہے کمپریسیبلٹی فیکٹر پی وی ڈیوائیڈڈ بائی آر ٹی کے پریشر کے ساتھ، یعنی اگر ہم پریشر کے اندر چینج لائیں تو ہمارے پاس جو کمپریسیبلٹی ویلیو ہے اس کے اندر کیا ویریشن آئے گی، یعنی گیسز کے اندر کیا ویریشن آئے گی۔ سو اگر آپ یہاں پر دیکھیں، سو یہاں پر ہمارے پاس کمپریسیبلٹی فیکٹر کی ویلیو 1 ہے اس پوائنٹ پر۔ سو جب ہمارے پاس کمپریسیبلٹی فیکٹر کی ویلیو 1 ہوتی ہے سو ہمارے پاس اسٹریٹ لائن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ اسٹریٹ لائن کس گیسز کے لیے ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس آئیڈیل گیسز کے لیے ہوتی ہے، یعنی آئیڈیل گیسز کی جو Z کی ویلیو ہوتی ہے وہ 1 کے ایکول ہوتی ہے۔ سو اگر آپ یہاں پر دیکھیں، جیسے جیسے ہم اس ویلیو کو چینج کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم 1 سے نیچے جا رہے ہیں 0.8 0.4، اس طرح سے ہم 1 سے اوپر جا رہے ہیں، جیسے ہم جہاں پر لے لیتے ہیں 1.5 لے لیتے ہیں، اس طرح سے 1 یا ہم اس یہاں پر 2 لے لیتے ہیں۔ سو جیسے جیسے ہم اوپر جا رہے ہیں، یعنی ویلیو کو بڑھا رہے ہیں یا ویلیو کو کم کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو گیسز ہیں وہ اس آئیڈیل بیہیویئر سے، اس اسٹریٹ لائن سے ڈیویٹ کر رہی ہیں۔ سو سب سے پہلے آپ نے ان دو گیسز کے لیے یہاں پر میں نے یہ جو گراف بنایا ہے، یہ جو اسٹریٹ لائن ڈرا کیا ہے، یہ ہائیڈروجن گیس کے لیے کی ہے، اور یہ جو کی ہے یہ میں نے ہیلیم گیس کے لیے کی ہے۔ سو اگر آپ ان دو گیسز کا یہاں پر دیکھیں تو ان دو گیسز کے اندر ہمیں یہ اسٹریٹ لائن دیکھنے کو ملتی ہے۔ سو اس گراف سے ایک چیز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیلیم اور ہائیڈروجن گیس ہے، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہیلیم اور ہائیڈروجن گیسز ہیں یہ کون سی ڈیویشن شو کر رہی ہیں، یہ پازیٹیو ڈیویشن شو کر رہی ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ پازیٹیو ڈیویشن کیوں شو کرتی ہیں۔ سو یہ کون سی ڈیویشن شو کر رہی ہیں، یہ ہمارے پاس پازیٹیو ڈیویشن شو کر رہی ہیں۔ اب پازیٹیو ڈیویشن کیوں، کیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ پازیٹیو ڈیویشن شو کر رہی ہیں، وہ ہمیں کمپریسیبلٹی فیکٹر کی ویلیو سے پتہ چلا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر جو گراف جو ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور جیسے جیسے ہم اوپر جا رہے ہیں تو ہمارے پاس کمپریسیبلٹی فیکٹر کی جو ویلیو ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو Z کی ویلیو ہے وہ گریٹر دین 1 ہے۔ اور جب آپ کو میں نے بتایا جب Z کی ویلیو گریٹر دین 1 ہوگی، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس پی وی گریٹر ہوگا آر ٹی سے، اس طرح سے والیوم ریئل کا گریٹر ہوگا آئیڈیل والیوم سے، اور وہ گیس کیا کرے گی، ایکسپینڈ کرے گی، اور اس گیس کے اندر جو فورسز ہمارے پاس ڈومیننٹ ہوں گی وہ ریپلشن فورسز ڈومیننٹ ہوں گی۔ سو یہاں پر یہ چیزیں آپ نے اس گراف سے سمجھ لینی ہے۔ اور آپ نے یہاں پر ایک چیز اور سمجھنی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب ہم پریشر کو کم کرتے ہیں تو ہمارے پاس نیگیٹو ڈیویشن دیکھنے کو ملتی ہے، اور جب ہم پریشر کو ہائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس پازیٹیو ڈیویشن دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور پازیٹیو ڈیویشن کو دیکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو ریئل گیس کا جو والیوم ہے وہ گریٹر ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ویلیو 1 سے گریٹر ہوگی تو ہمارے پاس ریئل گیس کا جو والیوم ہے وہ گریٹر ہوگا، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کی جو گیسز ہیں یہ ہمیشہ
हमेशा ये करेंगी कि ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी। कोई भी आप प्रेशर रख लें, वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव डेविएशन को ही शो करेंगी। इसके अलावा हम दूसरी गैसेस की बात करें, जैसे यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट जो है और गैसेस की जो है वो ग्राफ को प्लॉट किया है। आप डिफरेंट गैसेस को यहाँ पर ले सकते हैं। ये हमारे पास मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड शो करती है, ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस शो करती है, और ये हमारे पास मीथेन गैस जो है वो शो करती है। सो अब अगर आप इन तीनों गैसेस के अंदर कंसिडर करें इस ग्राफ को, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले गैसेस क्या कर रही हैं, ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रही हैं, यानी नीचे की तरफ मूव कर रही हैं, और कुछ पॉइंट के बाद ये फिर दोबारा से हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आपने इन चीजों को समझना है। अब अगर आप यहां पर देखें तो इन 3 गैसेस, अगर ये ग्राफ ही आपके एग्जाम के अंदर आ जाए तो आपने किस तरह से यहां पर बताना होगा कि किस गैस के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव डेविएशन हुई है। सो जिस गैस का जो ग्राफ है सबसे ज्यादा डिप करेगा, वो उतने ही ज्यादा नेगेटिव डेविएशन को शो करेगी। सो अगर आप इस गैस के ग्राफ को देखें तो ये सबसे ज्यादा यहां पर क्या कर रहा है, डिप कर रहा है। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये जो गैस है इसने सबसे ज्यादा जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो की है एज कंपेयर टू अदर गैस। सो ये चीज भी आपने यहां पर समझनी है, यानी जैसे जैसे आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू को कम करते जाएंगे तो हमारे पास जो गैसेस हैं वो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगी, और कुछ पॉइंट के बाद क्या होगा कि जब दोबारा से उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे हम, तो ये गैसेस दोबारा से हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो करने लग जाएंगी, और ये ऊपर की तरफ इनका ग्राफ शो हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है जहां पर ये जो गैसेस हैं यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं इस रियल गैस के प्लॉट को, ये हमारे पास ये चीज शो करता है कि जब हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होगी या इतना वॉल्यूम होगा, यानी इतना प्रेशर होगा हमारे पास किसी भी गैस का, तो हमारे पास वो जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करेगी। सो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वो ये शो कर रहा है कि जब इन गैसेस का प्रेशर इतना हो जाएगा तो हमारे पास ये जो गैसेस है वो आइडियली बिहेव करना स्टार्ट कर जाएंगी। सो ये चीजें आपने इस ग्राफ से सारी ध्यान में रखनी है कि जब प्रेशर को अप्लाई किया जाएगा, प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगी। इस तरह से जब प्रेशर को लो किया जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगी। और साथ में आपने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है उसको बड़ा अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगी, और जब 1 से कम होगी तो नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगी। और आप साथ में यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जब पॉजिटिव डेविएशन मिलने को मिलेगी यानी देखने को मिलेगी तो हमारे पास जो फोर्सेज यहां पर जो ज्यादा डोमिनेंट होंगी वो रिपल्शन फोर्सेज डोमिनेंट होगी। जैसा यहां पर मैंने लिखा है, जब भी गैस एक्सपैंड करती है वो इस वजह से ही करती है कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो रिपल्शन आई है, यानी रिपल्शन की फोर्स आई है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन कर रही है, यहां पर गैस कंप्रेस कर रही है, तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि यहां पर जो गैसेस के दरमियान फोर्सेज हैं वो अट्रैक्शन की फोर्सेज हैं। सो ये 2 चीजें यहां पर आपने इस ग्राफ से भी समझ लेनी है। अब हम लास्ट चीज के ऊपर जाते हैं अपने टॉपिक के अंदर, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर वंडर वाल फोर्सेस को देखेंगे। यानी वंडर वाल वो साइंटिस्ट था जिसने इस बात को यहां पर, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है, क्योंकि हम यहां पर कहते हैं कि आइडियल जो इक्वेशन है वो रियल गैसेस किसी सर्टेन कंडीशन के ऊपर फॉलो करती है, वैसे नहीं करती। सो वो वंडर वाल वो साइंटिस्ट था जिसने फिर उस आइडियल इक्वेशन के अंदर कुछ चेंजेस लाई, और उस चेंजेस के बाद फिर उसने तमाम रियल गैसेस के लिए वो इक्वेशन को यानी हमारे पास लाया, और उन गैसेस को फिर यानी वो जो इक्वेशन है उसको फिर रियल गैसेस भी यहां पर फॉलो करती हैं। सो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, और साथ में वंडर वाल फोर्सेस को यानी वंडर वाल इक्वेशन पढ़ने से हम यहां पर ये भी समझ पाएंगे कि कौन सी गैस कितना डेविएट होती है। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब यहां पर मैं लास्ट ग्राफ बनाने लगा हूं आपके लिए, जो कि हम देखेंगे वेरिएशन, कि हमारे पास जो वेरिएशन है वो किस तरह से आएगी। यहां पर हम प्रेशर लेंगे और यहां पर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू ही लेंगे। अब आपने ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो टेम्परेचर के यानी अकॉर्डिंग नहीं बन सकता। सो लिहाजा हम यह करते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी का ही फैक्टर का जो ग्राफ है उसी को हम यानी यहां पर प्लॉट करते हैं, लेकिन यहां पर हम ये करते हैं कि डिफरेंट हम जो है वो टेम्परेचर्स ले लेते हैं। यहां पर अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक आइडियल बिहेवियर है, एक ये आइडियल बिहेवियर है हमारे पास गैसेस का, और एक ये है। अगर हम यहां पर मिसाल के तौर पर ड्रॉ करें, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहले ये गैस है, फिर ये है, और फिर ये। अगर आप इन 3 गैसेस
यानी गैस हमारे पास सेम है, यहां पर गैस हमने सेम रियल गैस रखी है, और ये हमारे पास जो ग्राफ है ये तीनों, ये हमारे पास क्या शो कर रहे हैं, ये आइडियल बिहेवियर को शो कर रहे हैं, यानी आइडियल गैस का ये ग्राफ है। जबकि ये जो ग्राफ मैंने 3 बनाए हैं ये हमारे पास रियल गैस के ग्राफ को शो कर रहे हैं। अब यहां पर ये मिसाल के तौर पर हमारे पास टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, और ये हमारे पास टेम्परेचर T3 है। जब पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम टेम्परेचर को हाई करते हैं और प्रेशर को लो करते हैं तो हमारे पास गैसेस क्या करती हैं, गैसेस हमारे पास आइडियली बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं। क्या करना लग जाती हैं, आइडियली बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी वो आइडियल गैस की तरह यानी प्रॉपर्टीज को शो करने लग जाती हैं। सो अगर आप यहां पर देखें कि ये हमारे पास आइडियल गैस का ग्राफ है, जब हमने टेम्परेचर को लो किया, ये हमारे पास लो टेम्परेचर है, जब हम टेम्परेचर को लो करेंगे तो ये जो गैस है ये ज्यादा डेविएट करेगी इस आइडियल बिहेवियर से। इस तरह से थोड़ा सा हमने टेम्परेचर को हाई किया तो आप देख रहे हैं कि ये गैस का जो ग्राफ है थोड़ा सा इसके करीब आ गया, और जब हमने टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो रियल गैस है इसका जो बिहेवियर है वो अप्रोक्सीमेटली, या हम कहते हैं कि वो आइडियल बिहेवियर के करीब हो गई है। सो वो आइडियल बिहेवियर शो करती है। सो इससे हम इस ग्राफ से ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर T3 है वो ग्रेटर है टेम्परेचर T2 से, और ये हमारे पास ग्रेटर है T1 से। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे सो हमारे पास इंक्रीज प्रेशर के ऊपर जो रियल गैस होगी, रियल जो गैस होगी वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगी, यानी आइडियल गैस के बिहेवियर को शो करने लग जाएगी। सो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सो जो रियल गैस होती है वो लेस डेविएट होती है और वो आइडियली बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। सो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीजों को हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस के अंदर डिफरेंशिएशन की, उसके बाद हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को देखा, इन 3 ग्राफ्स को देखा जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, उन सब को यहां पर हमने डिस्कस किया, और जितने भी क्वेश्चंस थे साथ साथ जो बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शो किए। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट प्रैक्टिस बुक्स के ऊपर से। सो यहां पर यही लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे वंडर वॉल इक्वेशन को, और वंडर वॉल ने क्या चेंजेस लाई और किस तरह से हमारे पास रियल गैसेस के लिए जो इक्वेशन दी है उसको डिटेल के अंदर देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई कंसर्न भी है, कोई क्वेश्चन भी है, सो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।